Hi students, very good evening to all. How are you? So students हमने NSCHS की क्लास के लिए हमने मोशन चैप्टर डिस्कस कर लिया था. सो आई होप सबने उसका लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अच्छे से देखा होगा. और स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन न्यूमेरिकल्स. बहुत सारे क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस के लिए. और अगर इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं बनता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. अगर क्वेश्चंस का कंटेंट नहीं मिल रहा सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल शेयर दैट आल्सो, बट कीप प्रैक्टिसिंग. सो नेक्स्ट चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन. सो लॉज ऑफ चैप्टर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अगर किसी स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये नहीं पता कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है. सो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था रोड मैप ऑफ NSCGS. सो वहाँ पे पूरा सिलेबस वहाँ पे पेस्ट है, तो वहाँ से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बार सिलेबस को गो थ्रू हो सकते हो कि कौन कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स आ रहे हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम चैप्टर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं. कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं सो उसका कुछ थीम तो होगा, दैट व्हाई वी आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर. सो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का थीम ये है that it describes the cause of the motion, that why particular motion is happening. मोशन में हमने ये पढ़ा दैट बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, इस टाइप से हमने डिस्कस किया. अब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो ऐसा क्यों चल रही है, हम वॉक कर पा रहे हैं तो हम क्यों वॉक कर पा रहे हैं. So Newton's laws of motion tells us about the cause of the motion, that why this motion is happening, right? So सबसे पहले जो इसमें टर्म आती है फोर्स, क्योंकि हम NSCGS की क्लास डिस्कस कर रहे हैं सो इट विल बी बिट फास्ट. तो सबसे पहले हमें फोर्स स्टूडेंट्स पता है कि फोर्स हमारे पास क्या होता है, दैट इट इज सिंपली पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि अगर कोई बॉडी है मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ, मतलब मैं पुश कर रही हूँ, उसको मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ, मीन्स उसको मैं पुल कर रही हूँ. ऐसा यूनिट हमारे पास होती है स्टूडेंट्स फोर्स की न्यूटन. ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन. और हमारे पास स्टूडेंट्स उसकी CGS यूनिट क्या है, डांस. और हमें ये बात पता है कि 1 न्यूटन में 10⁵ डांस है. सो अगर 9th किसी को बिल्कुल नहीं याद, बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ी थी, ये लेक्चर देख लोगे तो सब रिवाइज हो जाएगा. एट लास्ट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो SI unit is Newton and CGS unit is Dyne, and there is a relationship between SI and CGS, that is 1 Newton is equals to your 10⁵ times. Now basically there are 3 Newton's laws of motion that we are going to discuss now. So the first law tells about law of inertia. So Newton's first law of motion. अब क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, दैट इट टेल्स अस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट. सो स्टूडेंट्स इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया क्या है, एक बॉडी की टेंडेंसी है अपनी स्टेट में रहने की, चाहे वो रेस्ट चाहे वो मोशन. कब तक, जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा. जैसे अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है, अगर मैं बैठी हूँ यहाँ पे सो ये मेरी कंफर्टेबल पोजीशन है, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ सो ये मेरी क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन है. इसका मतलब मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ. सो मैं किस पे रहना चाहूंगी, रेस्ट पे रहूंगी. कब तक रेस्ट पे रहना चाहूंगी, जब तक ये लेक्चर नहीं ओवर हो जाए, है ना. सो ये मैं लेक्चर ले रही हूँ, दैट मीन्स ये मेरी कंफर्टेबल स्टेट है. सो जैसे ये लेक्चर ओवर होगा, लेट्स सपोज कि मुझे कहीं जाना है, सो इसका मतलब जब तक मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा, आई विल रिमेन इन द कंफर्टेबल स्टेट. सेम हैपन्स विद एनी अदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. बॉटल है, यहाँ पे बॉटल रखी हुई है, फोन रखा हुआ है, वो उसकी कंफर्टेबल पोजीशन है, वो वहीं पे रहना चाहेगा. कब तक, जब तक मैं उस पर फोर्स नहीं लगाऊं. अपने आप से बॉटल उठ के नहीं आई, ऐसा हुआ तो हमें डर लगने लगेगा, है ना. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इनर्शिया.
So inertia is saying that when any body is at rest or motion, it will remain in the same state until and unless some external force is applied over it. That is known as Newton's law of first motion. Right? अब इनर्शिया स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। कि अगर हमारे पास मास इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो कैसे, मान लो कि हमारे पास, तुम्हारे पास एक लेट्स सपोज कार है, ठीक है, या ट्रक ले लो, एक ट्रक है, लोडेड ट्रक है, राइट, और एक तुम्हारे पास बाइसाइकिल है। सो किसको मूव कराना इजी लगेगा, बट ऑब्वियस बाइसाइकिल को। वाई सो, बिकॉज बाइसाइकिल हमारे पास किस पे है, रेस्ट पे है, और उसका मास क्या है, कम। जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। इनर्शिया कम मीन्स उसके पास अपनी स्टेट में रहने की टेंडेंसी कम, राइट। सो इनर्शिया क्या हो गया, कम। अगर इनर्शिया कम है इसका मतलब मास कम है। गेटिंग माई पॉइंट। सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास अगर कम है तो इनर्शिया कम है। दैट मीन्स उसके पास स्टूडेंट्स अपनी स्टेट में रहने की टेंडेंसी कम है, राइट। सो दैट्स वाई हम उसे इजीली मूव करा सकते हैं। यहीं पे देखो, अगर मेरे पास ये फोन है और मैं एक हैवी कुछ बॉल उठा लेती हूँ, मेटल बॉल, मान लो 50 केजी की है, तो मैं 50 केजी को नहीं मूव करा पाऊंगी, बट मैं इसको मूव करा सकती हूँ। वाई, इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया क्या होगा, कम। इसके पास अपनी स्टेट में रहने की टेंडेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स, कम। सो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगी इनर्शिया वर्सेस मास का, सो यू कैन नोटिस दैट प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड स्टूडेंट सेम पावर है, राइट। सो हमारे पास उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट, राइट। सो आई होप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा थी, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Okay, before starting to Newton's second law of motion, let me introduce one term, that is your momentum, which is denoted by P. So students, अब ये momentum क्या है, देखो मोमेंटम क्या है, अगर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी कब मिलती है, जब बॉडी किसमें होती है, मोशन। फॉर एग्जाम्पल आई से दैट इफ आई एम मूविंग, इफ आई एम रनिंग, सो the motion contained by me is defined in terms of momentum. So momentum हमारे पास simply क्या है, that motion contained in a body is known as momentum. What is it? That it is defined as motion contained in a body is known as momentum. So whatever be the motion that is contained in a body, that will express in terms of momentum. Just a minute. Okay. So it is defined as motion contained in a body is known as momentum. अब हमारे पास मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, दैट इट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो मोमेंटम भी स्टूडेंट कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज इक्वल्स टू योर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, सो P इज इक्वल्स टू mv। अब P जो है, मोमेंटम जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। सो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स मास के, इट मीन्स ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं P और M का, मीन्स अगर मास बढ़ रहा है तो बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है।
सो अगर मैं P और M का ग्राफ प्लॉट करती हूँ, सो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और इसमें यहाँ पे V हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट। कि हम इन दोनों का ग्राफ बना रहे हैं, सो अनदर टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो अब P जो है V के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगेन मैं अगर उसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ P और V का, तो ग्राफ हमारे पास कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट M हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। थर्ड है मेरे पास M और V का ग्राफ अगर मैं बनाती हूँ, सो P इज इक्वल्स टू एम वी। अब यहाँ पे याद रखना ये कॉन्सेप्ट, अगर मैंने ग्राफ्स में भी बताया था कि अगर मेरे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है, सो हमारे पास उसका जो ग्राफ बनता है V और M का, फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू एम वी। मैं इसका बना रही हूँ। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है, सो स्टूडेंट्स उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये this is known as, here P is constant and this is known as rectangular hyperbola, right? So P is equals to mv। P हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। और ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब मोमेंटम के बेस पे ही है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? देखो, हम NSAGS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो हमारा जो अप्रोच रहेगी वो कॉन्सेप्ट पे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे रहेगी। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी डेरिवेशन बिकॉज दैट विल नॉट आस्क इन ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट? So that was important for your subjective exam and you have passed like 9th exam, I think. So Newton's second law of motion. So Newton's second law of motion students क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। That force is directly proportional to rate of change of momentum. That is F is directly proportional to delta P by T। Means अगर मेरे पास टाइम इंक्रीज होगा, सो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अगर मेरे पास स्टूडेंट्स टाइम इंक्रीज हो रहा है, सो मेरे पास फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे अगर हम बॉल को कैच करते हैं, सो जब हम बॉल को कैच करते हैं हम अपने हैंड्स को लोअर डाउन करते हैं, ऐसे कैच करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। सो हम लोअर डाउन कर लेते हैं। रीजन बीइंग, जब हम अपने हैंड्स को लोअर डाउन कर रहे हैं, सो बेसिकली मैं टाइम को इंक्रीज कर रही हूँ, सो दैट कि मेरे हाथों पे जो फोर्स है वो क्या लगे? कम लगे। सो दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? और यहाँ से हम इसको डेरिवेशन से हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? तो एक और फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास क्या आया? इससे डिराइव करके हम बना देते हैं कि हमारा फोर्स किसके इक्वल है स्टूडेंट? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। Let's suppose question number 1. An iron block of mass 500 kg is kept at the back of a truck moving at a speed of 90 kilometer per hour. The driver applies the brake and slows down
to a speed of 54 kilometer per hour in 10 seconds. What constant force acts on the block during the time if the block does not slide on the truck bed? एक्सप्लेन करती हूँ, डायग्राम बना। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ये ट्रक है. Might be my diagram looks funny, but I'll try. मेरे पास एक ट्रक है. इट्स लुक फनी. सो ये हमारे पास एक ट्रक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में. और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रक बेड. सो आई एम ड्रॉइंग दैट ट्रक बेड ऑल्सो, कि कहाँ पे हमारे पास ट्रक मूव कर रहा है. देखो क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट an iron ball block of mass 500 kg is kept at the back of a truck. So this is a truck और ये मेरे पास एक आयरन ब्लॉक है जिस पे मास कितना है 500 kg. इसको प्लेस किया गया. And now this truck is moving with a speed of students 90 km per hour. The driver applies the brake and slows down to a speed of 54 km per hour. अब ब्रेक पहले इतनी वेलोसिटी से ट्रक मूव कर रहा था, उसके बाद ब्रेक से अप्लाई करी. सो स्टूडेंट्स जब ब्रेक से अप्लाई कर दी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. सो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गई, यस डिक्रीज. सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर. राइट. सो अब ये 90 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर देती हूँ किसमें, मीटर पर सेकेंड. सो 90 इंटू 5/80. Right, so that was equals to 5, so it is equals to 25 meter per second. अब उसके बाद क्या बोल रहा है, now its speed is going to decreases by which amount, 54 kilometer per hour. So that is equals to 54 multiplied by 5/80. So this is equals to 15 meter per second. So u is given, v is given. Okay. What constant force act on the block during the time if the block does not slide down? So अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन में टाइम गिवन है. यस, टाइम गिवन है 10 सेकेंड. सो 10 सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है, टाइम. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है. राइट. सो एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, v माइनस यू बाय टी. सो v कितना है 15, u कितना है 25, टाइम कितना है t. तो माइनस 10/10 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्या निकालना है, फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक. सो फोर्स का स्टूडेंट हमने फॉर्मूला किया है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास इज गिवन टू यू, ब्लॉक मास 500, एक्सेलरेशन इज -1. So that is your minus 500 न्यूटन. अब स्टूडेंट माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमारे पास रिटार्डेशन हो रहा है, हम ब्रेक से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या साइन आ गया, माइनस. तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू योर माइनस 500 न्यूटन. आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का मैं हिंट करूंगी, बट इसको जरूर ट्राई करके देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A constant force of 5 Newton
can produce an acceleration of 1 meter per second square on a body of mass m1 on a body of mass m1 and 2 meter per second square on a body of mass m2. Now if both the masses are tied together, if both the masses are tied together and same force is applied, then what would be the acceleration of the system? Now see what is given in the question. It is given that a force of 5 Newton can produce an acceleration of 1 meter per second square, right? So इसको डायग्राम से करते हैं, बहुत इजीली समझ आएगा. क्या बोला क्वेश्चन में कि फोर्स कितना लग रहा है स्टूडेंट्स? 5 न्यूटन. 5 न्यूटन का फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो देखो 5 न्यूटन का फोर्स लगा and it is producing an acceleration of 1 meter per second square, right? अब उसके बाद देखो on a body of mass m, right? अब देखो हमारे पास मास अननोन है, फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये समझ लिया करो स्टूडेंट्स कि आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो गिवन कंडीशन से. ऐसा करने को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है. So force is equals to mass into acceleration. So mass is equals to force by acceleration. So force is 5 by acceleration. So mass is equals to 5 kg. Right? And now in the next case, and 2 meter per second square on a body of mass m2. So mass m2 है, force सेम ही लग रहा है 5 मीटर, और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास m2. सो यहाँ से स्टूडेंट्स m2 निकालोगे. सो फोर्स F by 5 by 2 kg. And now the both masses are tied together. 5 by 2, I can write it as 2.5 kg also. Now the both masses are tied together. So that means this. अब मुझे मास मिल गया, अब मुझे m1 m2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको 5 plus 2.5 लिख सकती हूँ. Now both the masses are tied together, 5 kg and 2.5 kg, and same force is applied. Force again you are applying of 5 Newton. That what will be the acceleration of the सिस्टम. अब देखो यहां तक पहुंचने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा. सो फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? 5. मास m1 प्लस m2 into acceleration. So 5 is equals to, that's equals to 7.5 to acceleration. So 5 over 7.5 is equals to your acceleration. राइट? सॉल्व करोगे हमारे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 50 by 75 meter per second square. So this is the answer to find out the acceleration of the system. Right? किसी को इतने में कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है so please again I am saying that please ask me in comments. तो इससे रिलेटेड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड
बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स इम्पल्स। So now see what is impulse, that is denoted by I. अब देखो बच्चे, इम्पल्स क्या है? इम्पल्स का मतलब हमारे पास ये होता है कि फोर्स कितना, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स है अगर हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे देखते हैं तो उससे हम बोलते हैं इम्पल्स। हाउ? लेट सपोज एक बॉल है, बॉल को मैंने वॉल पे हिट किया और वो वापस रिबाउंस हो गई। सो बॉल ने वॉल पे फोर्स लगाया बट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, and that is known as impulse. So impulse is what? That it is simply defined as impact of force, and it is equals to students product of force multiply by time. So एक impulse का फॉर्मूला ये आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और सो इसकी मैं अगर एसआई यूनिट की बात करती हूँ, सो एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगी? फोर्स की एसआई यूनिट स्टूडेंट्स न्यूटन, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। सो इम्पल्स की एसआई यूनिट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गई? न्यूटन सेकेंड्स। नोट कर लो इसको इतना। अब दूसरा, हम इम्पल्स को और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो हमारे पास दो मेथड हैं इम्पल्स कैलकुलेट करने के। फर्स्ट, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। एसआई यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन सेकेंड, और इम्पल्स हमारे पास किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम। लेट्स सी वन क्वेश्चन। A ball of mass 1 kg is dropped from 20-meter height on ground, and it rebounds to height 5 meter. Find the magnitude of change in momentum during its collision with ground. So it is given that a ball of mass 1 kg, mass is given as 1 kg and it is dropped from 20 meter height. देखो बच्चे, कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमेशा हमारे पास होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मैं इस क्वेश्चन का पूरी अप्रोच बता रही हूँ, बट आई विल वेट द आंसर in comments. I will wait for your response. So I'll tell you the complete approach, how to approach the question. Just you have to do mathematical calculation. So it is given that a ball of mass 1 kg is dropped from a 20-meter height. So सबसे पहले स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका डायग्राम बनाओ, उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत इजीली। So this is 1 kg. And it is dropped from a 20-meter height. So height is given to you, that is 20 meter, right? So यहाँ पे जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया तो स्टूडेंट्स u क्या होगा? 0 होगा, राइट? सो यहाँ पे ना अब पहले वेलोसिटी निकाल लो कि कितनी वेलोसिटी है। यूज करना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s, राइट?
सो वी स्क्वायर, यू हमारे पास 0 है, जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर सकते हो 20। सो वी स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अब 20 मीटर तो पूरी थी, अब वो 5 मीटर तक क्या कर गया, रीबाउंड कर गया। सो अगर वो ये एक वेलोसिटी आ गई, अब क्या करो, जब वो 5 मीटर तक रीबाउंड कर गया, सो यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, वी फाइनल ले लो। ये था वी इनिशियल, वी इनिशियल है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सो पी फाइनल इज व्हाट, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, तो मास इनटू वेलोसिटी माइनस पी इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी। अब वी फाइनल निकालना भी इजी है, हाइट गिवन है, अब रिबाउंड किया तो ये जहाँ पे जाके रुकेगी वहां पे वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट, 0। सो यहाँ से स्टूडेंट्स वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लोगे तो मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, सो यू कैन कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। So I will wait your response in comments. So do try. If you will not get, then also you can ask. I will upload the solution as well. But just try, students, because you are the only one that you will appear in the exam. I will not be there, right? So please, it's my suggestion, it's my request to try this question. And if you will not get, I will explain it for sure. And now next is Newton's third law of motion. अब स्टूडेंट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बता रहा है, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है एक्शन और रिएक्शन के बारे में। एक्शन रिएक्शन अब देखो क्या है, देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कह रहा है दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाउ, देखो लेट्स सपोज कि हमें ये पता है कि हम वॉकिंग कैसे करते हैं, हाउ वी कैन वॉक। सो जब स्टूडेंट्स हम वॉक करते हैं, सो अगर कभी ध्यान दिया हो, सो हम अपने पैरों से ना अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं। सो वी आर डूइंग एक्शन एट दैट टाइम। सो अर्थ इन रिटर्न हमें क्या देती है, रिएक्शन देती है आगे की तरफ, इसी वजह से हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। So Newton third law of motion is saying that to every action there is equal and opposite reaction, right? और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने मतलब ये एक टेबल ले लो, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रखा। अब हुआ क्या, ये जो टेबल है इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रही है, दैट इज एक्शन, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन, राइट। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है मीन्स जो एक्शन एंड रिएक्शन है दैट आर ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। सो एक्शन एंड रिएक्शन always act on different bodies. सो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर, मीन्स ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ एक्शन लग गया उस टाइम पे रिएक्शन नहीं है, राइट। सो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। सो फोर्स always exert in pairs and every action has equal and opposite reaction। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट है तो वो कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो वो नेट तो जीरो हो जाना चाहिए। सो इसका मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स ही नहीं लग रहा, बट ऐसा नहीं है। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं। जीरो कब होता, जीरो तब होता जब इधर भी 5 न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का लग रहा है, जब सेम बॉडी पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे कांट बी जीरो। So why action and reaction will not zero? Because they act on the different bodies.
So action and reaction will not cancel because they act on a different bodies. So that's why the action, these forces will not cancel each other. That's it. So अब ये जो इसके क्वेश्चंस हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, ये हमारे पास डायरेक्टली मीन्स इसकी कुछ एप्लीकेशन है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट. सो ओके, देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे. ओके देन, सी यू सून.